थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा मतलब आज फिनिश हो जाएगा। थर्ड लिखेंगे, थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, एडवांस्ड सनराइज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसमें लिखिएगा when the sun is slightly below the horizon, भाई आराम से बंद कर। तीन बार लगता है उसने when the sun is when the sun is slightly below the horizon, then the sun's light coming from less dense air to more dense air when the sun's light coming from less dense air to more dense air is refracted downwards as it passes through the atmosphere. Is refracted downwards as it passes through the atmosphere. Because of this atmospheric reflection, the sun appears to be raised atmospheric reflection, the sun appears to be raised above the horizon when actually it is slightly below the horizon. It is slightly below the horizon. अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे। इधर लिखेंगे horizon,
एज सीन फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पर आई है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था कि हॉराइजन क्या होता है, जहाँ पर हम दूर दूर तक देखते हैं और हमको समंदर ही समंदर, पानी ही पानी दिखाई देता है। तो बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है ना, जहाँ से अर्थ जो है वो कर्व लेती है, ठीक है, तो वो वाला जो पॉइंट है, उस वाले पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो भी समंदर से मिल रहा है। तो उस पॉइंट को जहाँ तक लास्ट तक हमारी नज़र जाती है, समंदर के आखिरी कॉर्नर तक जहाँ तक नज़र जाती है हमारी, उसको हम हॉराइजन बोलते हैं। और जब हम ये देखते हैं ना सनराइज़ या सनसेट के टाइम पर, जब हम उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि सूरज वहीं पर छुप रहा है, उस कोने पर वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब सनसेट होता है, जब सनराइज़ होता है, तब वो वहीं से नीचे से ऊपर उठता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आप ये सोचिए कि जहाँ आखिरी कोने तक हमारी नज़र जा रही है, उस कॉर्नर को हम हॉराइजन बोलते हैं। तो उसके नीचे जब वो चला जाता है, हॉराइजन के जब नीचे चला गया सन, तो सन तो चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करता ही है। तो सन जो है, सन लाइट एमिट करता रहता है, और वो जो लाइट है ना, वो इधर उधर से फैलती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ, और वो फ्लोर जो है आगे उसके कहीं वॉल नहीं है। जैसे मान लीजिए इसी फ्लोर पर हम खड़े हैं, आगे ये वॉल नहीं है, ठीक है, और इस वॉल से थोड़ा सा नीचे कोई एक बल्ब जल रहा है। तो वो जो बल्ब जल रहा है उसकी कुछ रोशनी तो जलेगी ना, उसकी कुछ रोशनी तो मेरे को पता लगेगा ना, कुछ रोशनी वहाँ पर हो रही है। और अगर उस बल्ब को मैं ऊपर ले आऊँ तो वो बल्ब मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ, लेकिन वो बल्ब वहाँ पर नीचे छुपा हुआ है, तो वो मेरे को बल्ब तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बल्ब में से रोशनी निकल रही है। उस रोशनी का मेरे को एहसास होगा कि यहाँ पर हाँ रोशनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि सन छुप जाएगा, लेकिन उसकी रोशनी का हमको एहसास रहेगा कि हाँ कुछ ना वहाँ पर नीचे रोशनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो लाइट है, वो लाइट हमारी आँख में इस तरीके से ऐसे पहुँचती है, इस तरह से पहुँचती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज एमिट होती हैं, तो वो लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो वो ऐसे कर्व लाइट रे पहुँचेगी, क्योंकि सीधा रास्ता तो है नहीं उसके पास, इधर तो पानी ही पानी है, तो अंदर से तो निकल कर आएगी नहीं लाइट रेज, ठीक है। तो वो कर्व इस तरह से हमारी आंखों तक पहुँचती है। अब क्या होता है कि हमारी जो आँख है वो कर्व में नहीं देख सकती। मतलब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो क्या मेरी लाइन ऑफ साइट ऐसे है कि सीधी जाएगी और फिर मुड़ जाएगी और फिर कहेगी हाँ ये रहा बल्ब, ठीक है। उसके लिए मुझे वहीं जाकर देखना पड़ेगा। मतलब हमारी लाइन ऑफ साइट सीधी है, हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो इसीलिए ये जो लाइट रे यहाँ पर आई है, यहाँ से हमारी आँख जो है वो सीधी लाइन में देखेगी। तो यहाँ से सीधी लाइन ऐसे बन रही है, सीधी लाइन ऐसे बन रही है। तो ये जो सन है ना, इस सन की इस हॉराइजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हॉराइजन पर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस है, और डेंस से वो रेयर में जा रही है, ठीक है। तो जैसे पानी के दूसरी तरफ छुप गया सन, तो जब वो छुप गया तो वो कहाँ पर पहुँचा, वो ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ पर लाइट रेज डेंस थी, और डेंस से फिर रेयर में लाइट रेज आती है सन की, ठीक है। क्या है कि उसकी इमेज मेरे को यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी जाती है, ठीक है। ये एक मीडियम है, तो इसकी इमेज सन की यहाँ पर बन जाती है, और उस इमेज को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सन अभी छुपा नहीं है, जबकि सन एक्चुअली छुप जाता है। फिर जब ये बहुत ही नीचे पहुंच जाता है, मतलब और 2 मिनट बाद जब ये बहुत नीचे पहुंच जाता है, तब रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो तब उसकी इमेज नहीं बन पाती, तब हमको लगता है कि हाँ सन अब छुप गया। तो एक्चुअली जब हमको दिखाई देता है ना कि सन छुप गया है, सन उससे 2 मिनट पहले ही छुप चुका होगा, सनसेट उससे 2 मिनट पहले ही हो चुका होगा। सेम कहानी ये है कि जब सन वापस आता है, अब अर्थ है कर्व्ड है, तो सन जब वापस आ रहा है धीरे धीरे पहुंचा हॉराइजन के पास, जब यहाँ पहुंचा थोड़ा नज़दीक पहुंच गया, फिर रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो हमको दिखता है अरे भाई दिन निकल गया, रोशनी हो गई। तो वो जो रोशनी हुई है तो होता क्या है कि उसकी इमेज दिखने लगती है। तो सूरज के ऊपर आने से 2 मिनट पहले ही उसकी इमेज दिखने लगती है, तो हमको लगता है कि सनराइज़ हो गया। तो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमको तो सन की इमेज दिखने लगती है। हमें थोड़ी पता है वो इमेज है या सन है क्या है, ठीक है। तो हमें तो वो सन जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो हम ये कहते हैं कि जो पूरा दिन है उसकी लेंथ 4 मिनट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सनराइज़ 2 मिनट पहले हो गया, और सनसेट के 2 मिनट बाद जब एक्चुअल में हमको लगता है कि सनसेट हो गया, उसके 2 मिनट बाद सनसेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई दिन की जो लेंथ है वो 4 मिनट बढ़ गई। 2 मिनट एडवांस सनराइज, ठीक है, सन अभी निकला नहीं है लेकिन रोशनी हो रही है। तो डे का मतलब क्या है कि रोशनी हो जाना है ना, तो रोशनी हो रही है, 2 मिनट पहले ही रोशनी हो रही है। डिलेड सनसेट, सन एक्चुअल में छुप चुका है, सन एक्चुअल में छुप चुका है, लेकिन उसकी इमेज दिखाई दे रही है। वो इमेज कब जाएगी? जब ये सन धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, तो वो धीरे धीरे इमेज भी गायब हो जाएगी।
तो 2 मिनट बाद तक सन दिखता रहता है, लेकिन एक्चुअल में छुप चुका होता है। तो इसलिए डे टाइम जो है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। स्टार वाला फिर हाँ, स्टार वाला सेम सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जितना 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 हम अर्थ के सरफेस से दूर 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 हटते चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर हमारा रेयर होता चला जाएगा। ठीक है। और सन कहाँ पर है? सन पानी के काफ़ी नज़दीक है। तो पानी के नज़दीक, और पानी कहाँ पर है? अर्थ पर ही तो है। तो सन पानी के काफ़ी नज़दीक है, तो उसकी इमेज हमें आसमान में दिखाई देने लगती है। तो आसमान क्या है? वहाँ पर रेयर है एटमॉस्फेयर, और पानी के नज़दीक पानी है, लिक्विड है ना, तो डेंसर एटमॉस्फेयर है। तो डेंस से रेयर बन जा रही है। हम कहते हैं रिफ्रैक्शन होता ही कब है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तभी तो रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन में ही इमेजेस बनती हुई हमको दिखाई देती हैं। तो ज़रूरी एक तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में तो सामने मिरर रखा है, मिरर में हमको अपनी इमेज दिखाई दे रही है। और एक रिफ्रैक्शन है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करती है, तब होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। एक और भी तरीके का एक इल्यूज़न भी होता है। एक इल्यूज़न ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको दूर ना कोई बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी आंखों को ऐसे करके देखना। ठीक है। तो आपको वो 2 बल्ब होते हुए दिखाई देते हैं। करके देखा है कभी? करके देखा, या ऐसे करके देखना, इसको ऐसे खोल कर देखना, तब आपको वो 2 बल्ब होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन में खूब काम करते रहते हैं। कोई अपनी आँख मोड़ता रहेगा, कोई ऐसे करता रहेगा, कोई उसको बड़ा कर लेगा। ठीक है ना। तो ऐसे दिखाई देता है। चलिए, वो इल्यूज़न है, वो दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे इधर ये सन की इमेज बनी है, यहाँ पर लिखेंगे द सन appears to be above the horizon. Appears to be above the horizon. The sun appears to be above the horizon. अब उसके बाद एक पॉइंट और लिखें, it is also due to atmospheric refraction. Also due to atmospheric refraction, it is also due to atmospheric refraction that we can still see the sun. That we can still see the sun for about 2 minutes. For about 2 minutes, even after the sun has set below the horizon. Even after the sun has set below the horizon. ठीक है। वही वाली बात कि जब सन होराइजन के नीचे छिप भी जाता है, जब सनसेट भी हो जाता है, उसके बाद भी मेरे को 2 मिनट तक वो दिखाई देता रहता है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखें वो सन की इमेज, वो इस तरह से पता लगाया गया कि जो सन है ना, वो सन का जो टाइम होता है, वो टाइम कैलकुलेट करा गया कि कितने टाइम तक सन रहता है। और फिर ये देखा गया कि क्या ये लाइट जो है ये उतनी ही स्पीड से आ रही है। तो सन की जो लाइट है उसकी स्पीड जो है वो लास्ट के जो 2 मिनट है उस पर देखा गया कि स्पीड थोड़ी कम हो गई है। ठीक है। तो स्पीड कम हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली शायद वो सन से आ नहीं रही है। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट जाती है, इसकी इमेज बनती है, और फिर वो यहाँ तक आती है, तो स्पीड कम हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो सन यहाँ पर था, तो डायरेक्ट यहीं से लाइट रेज आ रही थी। तो लाइट की स्पीड एक्चुअली क्या है ना, कि ये चीज़ जो है, खास तौर पर जो सन वाला एग्जांपल आप पूछ रहे हैं, तो इसमें ना कंसेप्ट लगाया जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। ठीक है। अब जो लाइट है, लाइट की स्पीड जो है ये कैलकुलेट करी गई, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे गए, तो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करा कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो हमको पता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं
कि वो जो लाइट है वो लाइट हम तक कितनी देर में आ रही है। तो उस चीज़ को कैसे देखा गया कि लाइट हम तक कितनी देर में आ रही है। तो एक आदमी बैठ गया और बैठने के बाद उसने देखा कि मैं सूरज को उगते हुए देखूँ। जब सूरज को उगते हुए देखा तो सूरज को उगते हुए देखा तो उसमें ये देखा गया कि वो लाइट जो है ना, और एक्चुअल में ऐसा होता है जब सनराइज़ होता है, जब सनराइज़ होता है तो वो लाइट ना ऐसे फैलते हुए इस तरीके से धीरे 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 आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, वो दिखाई कैसे देगी? वो दिखाई ऐसे देगी, जब आप अर्थ पर है ना तब आपको दिखाई नहीं देगी, आपको थोड़ा सा अर्थ से उठना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी न किसी स्पेसशिप में जाना पड़ेगा। तो जब आप जाएंगे तब आपको दिखाई देगा कि भाई वो तो सन है और वो अर्थ है। अब ये लाइट रे इस तरह से ट्रैवल करती हुई जा रही है। इतना सब कुछ करना क्यों पड़ रहा है बताऊंगा अभी। तो देखो जरा ये वहाँ से और यहाँ तक कितनी देर में पहुँची है। तो अगले ने स्टॉप वॉच वगैरह, या मैं तो स्टॉप वॉच तो बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे जिससे ये चेक करा जा सके कि भाई वो लाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में जा रही है। ठीक है, तो उसको ना बहुत दूर रहकर देखा जाता है, सन के नज़दीक नहीं जा सकता। क्योंकि एक मन में ये आता है कि अगर अर्थ से मून का डिस्टेंस देखा जाए तो अर्थ से मून का डिस्टेंस तो हमें पता है। ठीक है ना, अर्थ से मून का डिस्टेंस तो हमें पता है। तो हम ये कहेंगे कि सन का डिस्टेंस भी ऐसे ही निकाल लो। तो सन तक आज तक ना कोई पहुंच नहीं पाया। कभी सुना कि सूरज पर पहुंचने की, भाई चंद्रमा, वो चंद्रयान था हमारा, तो वो सैटेलाइट वहाँ भेजी गई, वो पहुँच गई, लेकिन सन तक कोई जाने की हिम्मत क्या सूरज में सकता है क्या? नहीं सोच सकता। वो बस एक बार हनुमान जी ने कर लिया था वो काम। स्टोरी सुनी होगी आपने, है ना? वो हनुमान जी ने ही करा था बस, बाकी और कोई कर नहीं सकता। तो अब क्या हुआ कि सन तक अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो लाखों मील पहले ही जो भी जाएगा मर जाएगा, जल जाएगा। इतनी हीट है। और वो हीट जो है वो स्टोर करने की भी बात होती है। तो दुनिया में पूरी की पूरी दुनिया में सब जगह भी अगर सोलर पैनल लगा दिए जाएँ तो भी वो सारी की सारी हीट, तब भी वो सारी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और हीट को एब्जॉर्ब करके हीट से ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सुना तो होगा, आजकल बड़ा चल रहा है, सोलर पैनल लोग लगाते हैं, है ना? तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत मतलब कम हो जाता है। तो आप ये देखिएगा कि इसलिए सन तक नहीं जाया जा सकता। तो सन का डिस्टेंस तो मैं कैलकुलेट कर नहीं सकता, तो अंदाज़ा लगाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट पता है, ठीक है, दूर से स्पेसशिप से देखा सन राइज हो गया, अभी दिखाई दे रहा है, अर्थ तक लाइट जा रही है, तो अर्थ तक लाइट ये गई, अच्छा इतनी देर में पहुँची, तो टाइम पता चल गया, स्पीड पता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकाल लिया सन से और वहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये एक तरीका है डिस्टेंस निकालने का। डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड तो ये है कि आप गए वहाँ तक, आपने मेज़र करा कि डिस्टेंस इतना है। जैसे यहाँ से मैं एफ ब्लॉक में खड़ा हूँ और मैं बी ब्लॉक तक जाना चाहूँ, तो एफ ब्लॉक से बी ब्लॉक तक मैं काउंट करूँगा कि हाँ कितना डिस्टेंस है। हम एक्चुअल में गए, वहाँ तक जाया नहीं जा सकता। मून का डिस्टेंस ओरिजिनल पता है, सैटर्न का डिस्टेंस ओरिजिनल पता है, मार्स का डिस्टेंस ओरिजिनल पता है, क्योंकि वहाँ तक जाया जा सकता है। वहाँ पर कोई ऐसा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं। भैया पूरे यूनिवर्स में एक ही है सोर्स ऑफ एनर्जी, सन, ठीक है ना? तो इसी से सब कुछ चल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ये सब करा क्यों इतना मतलब डिस्टेंस? अच्छा ये इस वजह से करा, ये मेज़र करने के लिए ना भाई, बहुत सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो देखने के लिए कि लाइट हम तक कितनी देर में है, ये देखने के लिए, ठीक है। तो अब ये हमको पता कैसे चला कि भाई ये उसकी इमेज ही है। तो ये इस वजह से पता चला, स्पीड ऑफ लाइट जो थी ना वो घट गई, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं रही। क्योंकि अगर वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो तब तो हमको लगता है कि अच्छा यहाँ ये स्पीड है। अच्छा स्पीड निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका ये होता है रडार सुना, रडार, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड इमेजिंग, सोनार। सोनार में ये होता है, जैसे मान लीजिए हम शिप पर रहते और जितने भी जो शिप होते हैं, पानी के जो जहाज होते हैं, उनमें सब में सोनार लगाया है, नीचे बेस में लगाया है, बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो ना वेव्स छोड़ता हुआ जाता है, साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि साउंड वेव नीचे जा रही है लगातार, तो सीबेड तक पहुँचेगी, यानी कि समंदर का जो नीचे जो हिस्सा है वहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ तक पहुँचेगी। अब मान लीजिए उसको वहाँ तक पहुँचने में 2 मिनट लगे, ठीक है, और 2 ही मिनट बाद फिर वो वापस आएगी, ठीक है। एको का ये सिस्टम होता है कि अगर मैं चिल्लाऊँगा तो मेरी साउंड जो है वो अगर टकराएगी, जाकर किसी हार्ड सर्फेस पर टकराएगी,
तो वो टकरा कर वापस आएगी। तो अगर वो 1 मिनट में जा रही है तो 1 ही मिनट में वापस आएगी। ये प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की। तो हम ये कहेंगे कि अगर सोनार साउंड वेव्स एमिट करता हुआ जाता है, ठीक है, साउंड वेव्स वो एमिट करता हुआ जा रहा है, तो लगातार जा रहा है और 4-4 मिनट पर उसका बजर बज रहा है। 4-4 मिनट पर बजर बजने का मतलब है 2 मिनट में साउंड वेव नीचे गई। समंदर के जो नीचे वाला लेवल है जहाँ पर मिट्टी या रेत आ जाता है, वहाँ पर टकराई, टकराने के बाद वापस आई। तो जैसे ही वापस आई तो उसने उसको सेंस करा कि साउंड वेव वापस आई, उसका बजर बज रहा है, टॉं वो शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, 4 मिनट पर जो कैप्टन है, जो शिप का कैप्टन है, आराम से मस्त बैठा है, बेफिक्र है, 4-4 मिनट पर मतलब नीचे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अब आगे नीचे कोई वेव आ गई बहुत बड़ी, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया, ठीक है। अब जो वो वेव है ना, वो जो साउंड वेव है, वो साउंड वेव जल्दी वापस आ रही है, वो 4 मिनट पर नहीं आ रही, अब वो आ रही है 2-2 मिनट पर वापस। अब जो कैप्टन है, अब वो घबराएगा और वो रोकेगा शिप, वो कहेगा नहीं भाई नीचे कोई ऑब्स्टेकल है, अब अगर मैं करूँगा। और ये चीज़ जो है ये जनरली कहाँ लगी रहती है, ये शिप के ना आगे वाले पोर्शन पर लगी रहती है। तो आगे वाला पोर्शन एमिट करता हुआ जाता है, साउंड वेव्स एमिट करता हुआ जाता है। जैसे ही उसको दिखाई देता है कि जल्दी वापस आ रही है लाइट, साउंड वेव जल्दी वापस आ रही है, वहीं रोक लेता है और फिर कहते हैं कि भाई अब हम देखेंगे, अब हम पहले चेक करेंगे और फिर अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ते हैं, ठीक है। अब शिप को मोड़ना ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कार को मोड़ दिया, मुड़ गया इधर मुड़ गया, तो शिप को मोड़ने में टाइम लगता है। मतलब आपने उसको अभी घुमाया है, आजकल तो सब सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड शिप्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपने कमांड दे दी कि मेरे को ना 45 डिग्री इधर होना है, तो 45 डिग्री आपने कमांड दे दी। कमांड देने के भी 1 या 1.5 घंटे बाद शिप मुड़ता है। क्यों है इतना बड़ा, धीरे वो एकदम झटके से मुड़ेगा तो पता चला कि शिप ही गया है ना। सोचिएगा कि अगर आप जा रहे हैं, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट लेकर आप जा रहे हैं और आप ऐसे झटके से मुड़ गए, ठीक है। बड़े ट्रक्स आपने देखे होंगे, रील्स आती हैं उनकी, कि ट्रक वाला जा रहा है पूरा लदा हुआ ट्रक ऊपर तक, है ना, और उसको अचानक से उसने लेफ्ट में मोड़ दिया, तो अचानक से लेफ्ट में मोड़ दिया, गिरता ही है वो ऐसे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो गिरता है। तो इस वजह से यही चीज़ जो है, ऐसी ही डिवाइसेस जो हैं, डिवाइसेस से स्पीड मेजर करी जा सकती है। तो जब देखा कि स्पीड कम है, तब अंदाज़ा लगा कि अच्छा भाई डायरेक्ट नहीं आ रही, इसका मतलब लाइट पहले यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, तो स्पीड कम होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको यहाँ तक, ऑब्जर्वर की आई तक। अब ऑब्जर्वर की आई का मतलब ये नहीं है कि आई रखी हुई है, आई नहीं कोई मीटर लगा हुआ है उसमें स्पीड आ रही है लिखी है, यहाँ पर कोई डिवाइस रखी है, ठीक है। ऑब्जर्वर हम यहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ गया मेरी बात, ठीक है। चलिए जब इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, हेंस द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथेंड hence the time from sunrise to sunset is lengthened by about 4 minutes because of atmospheric reflection. Because of atmospheric reflection. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ना फैल जाना। तो लाइट का स्कैटर होता है मतलब मैंने यहाँ पर एक बल्ब जलाया और वो बल्ब जो है वो ऐसा नहीं है बस यहाँ पर ग्लो करेगा और बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि बल्ब यहाँ पर चमकता रहे बस, बाकी हम सब अंधेरे में बैठे हैं, ठीक है। ये ट्यूबलाइट है बस ये यहाँ पर चमचमाती रही, यहाँ अंधेरे में बैठे हुए, काला भयंकर अंधेरा हो रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से जो ये पूरा का पूरा रूम है इसमें से एटमॉस्फेयर को ख़त्म करते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि वेरियस जो गैसेस हैं
चारों तरफ गैसेस से भरे हुए हैं हम, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। तो वो पार्टिकल्स अगर गायब कर दें तो जो लाइट है ये लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है। वो मीडियम क्या है? सर पार्टिकल्स कैसे गायब हो सकते हैं? क्या चीज़? कैसे गायब हो सकते हैं? कोई अगर अरेंजमेंट कर दिया जाए तो, क्योंकि पार्टिकल्स को गायब करेगा नहीं। पार्टिकल्स अगर गायब हो गए, गैसेस पार्टिकल्स सब गायब हो गए तो हम ही नहीं बचेंगे, ठीक है ना। हम सांस ही नहीं ले सकते, जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इसीलिए जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में लाइफ ही नहीं है इसी वजह से, ठीक है ना। और आप देखते हैं कि वेरियस साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च करते रहते हैं। मार्स पर पानी मिला, मार्स पर कुछ ऐसी चीज़ मिली जो जो गेहूँ जैसी लग रही है, शायद वहाँ पर लाइफ पॉसिबल। पेपर में आता है ये पेपर में आता है। साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, इंडिया वाले भी, विदेश वाले भी, सब लगे रहते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई रोशनी का सोर्स है, वो जल रहा है, ठीक है, वो चालू है, तो वहाँ से लाइट को ट्रैवल करने के लिए जो है वो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम क्या है? वो मीडियम है हमारा एटमॉस्फियर, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखें यहाँ पर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट means to throw light in various random directions. Scattering of light means to throw light in various random directions. अगला लिखें टिंडल इफेक्ट। अगला लिखेंगे टिंडल इफेक्ट। इसी का स्कैटरिंग का ही एक एप्लीकेशन है, लिखिएगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ The scattering of light by particles in its path is called Tyndall effect. The scattering of light by particles in its path is called Tyndall effect. Next point, Tyndall discovered that when white light Tyndall discovered that when white light consisting of 7 colors is passed through a clear liquid, consisting of 7 colors is passed through a clear liquid,
having small suspended particles in it. Having small suspended particles in it. Then the blue color of white light having shorter wavelength and the blue color of white light having shorter wavelength is scattered much more than the red color. Is scattered much more than the red color, having longer wavelength. लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। अब सुनिएगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो लाइट है, लाइट का जो पाथ है, लाइट के पार्टिकल्स, लाइट के पाथ में छोटे छोटे अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो लाइट को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और लाइट को पकड़कर खुद तो उनका यही होता है कि वो रैंडम मोशन में रहते ही हैं, इधर उधर मोशन में रहते ही हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में। अब उन्होंने लाइट को पकड़ दिया, अब वो खुद मूव कर रहे हैं तो लाइट भी मूव करेगी उनके साथ, ठीक है। और इस वजह से हमको पूरे एटमॉस्फेयर में सब जगह रोशनी रोशनी नज़र आती है, ठीक है। अगर यही पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जो ये पार्टिकल्स हैं, अगर ये पार्टिकल्स ख़त्म हो जाए, एटमॉस्फेयर ही एग्जिस्ट ना करे, तो कोई चीज़ अगर लाइट कोई जल रही है ना, कोई बल्ब जल रहा है या कोई दिया जल रहा है या कोई कैंडल जल रही है, तो बस उधर ही रोशनी होगी, बस उसी के अंदर रोशनी होगी, वो फैलेगी नहीं इधर उधर। तो उसके फैलने के लिए आसपास छोटे छोटे पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है, इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये देखा था कि जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि रेड लाइट जो है वो रेड लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लिखा है ना, रेड कलर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ होती है, ज़्यादा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का मतलब ये है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि वेव के केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही वेवलेंथ कहलाता है ना। और स्पीड और टाइम तो सेम चीज़ है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेव के केस में हम बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ मतलब वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा वो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करेगी, यानी कि जिस लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, जिस लाइट की स्पीड कम है उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। तो जो ब्लू है ना, ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ब्लू आ रहा है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ का मतलब स्पीड कम है, धीरे धीरे आ रहा है। तो पार्टिकल्स भी धीरे धीरे घूम रहे हैं, पार्टिकल्स ने कहा अच्छा बेटा इधर उधर धीरे धीरे घूम रहे हैं, मैं पकड़ूंगा धीरे। तो वो जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे ब्लू कलर की जो लाइट है उसको पकड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और ब्लू कलर की लाइट को सब जगह फैला देते हैं, ठीक। इसी वजह से हमको जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है, वो आसमान है तो हमको ब्लू नज़र आता है। आसमान में क्या है, आसमान में रोशनी किस चीज़ की है, आसमान में मतलब हमको पूरा का पूरा ब्लू की दिखाई देता है, पीला क्यों नहीं नज़र आता, ठीक है ना, ऑरेंज क्यों नहीं नज़र आता या रेड क्यों नहीं नज़र आता। रीज़न ये है कि वैसे अगर देखा जाए तो आसमान का खुद का कोई कलर नहीं होता, स्काई जो है स्काई का कोई कलर नहीं होता जब सन गायब हो जाता है। और अगर मैं बात करूं कि जब अमावस्या है, जब मून भी नहीं है, ठीक है, तो जब मून भी नहीं है और सन भी नहीं है तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। और सोचो कि लाइट भी चली गई तो बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो हम अगर आसमान की तरफ देखते हैं सब कुछ ब्लैक 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 नज़र आता है, तो जो आउटर स्पेस है आउटर स्पेस ब्लैक ही नज़र आता है। अब हुआ क्या कि सूरज उग गया, सनराइज़ हो गया, तो जब सनराइज़ होता है तो सनराइज़ जिस टाइम होता है उस टाइम मेरे को रेड रेड सब कुछ नज़र आता है, आसमान भी आसपास का थोड़ा सा रेड नज़र आएगा, सन भी हल्का हल्का रेड नज़र आता है। हाँ, तो क्या है कि सन में वाइट लाइट होती है। अब वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स,
उसमें सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? रेड की, है ना। तो सबसे पहले जब सनराइज़ होता है तो सनराइज़ होते ही इस वजह से मेरे को सब जगह रेड रेड नज़र आता है, क्योंकि सबसे पहले रेड लाइट ही फैलती है, ठीक है। तो वो बहुत कम फैल पाती है, क्योंकि रेड लाइट का क्या काम है? बहुत स्पीड है, बहुत तेज़ी से आ रही है, बड़ी स्पीड से आ रही है। तो जितनी भी रेड लाइट थी वो सारी की सारी आई, अर्थ पर स्ट्राइक करी, अर्थ ने सारी की सारी रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद रेड के बाद क्या आता है? ऑरेंज, है ना। वेब ग्योर अगर देखें, ऑरेंज भी ऐसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। येलो भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। वो जो लास्ट में वॉयलेट बचता है ना, वो ब्लू फैमिली का ही हिस्सा है। तो वो जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे कम है तो भाई वो अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाता है। ब्लू कलर अर्थ तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स पे, वो ब्लू को पकड़ लेते हैं, तो उसकी स्पीड बहुत कम है। तो वो कहते हैं तू किधर जा रहा है, इधर आ मेरे पास, ठीक है। तो वो सारे पार्टिकल्स उसको पकड़ लेते हैं, ब्लू कलर की जितनी भी लाइट है उसको सबको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर फैल जाते हैं पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में। तो इस वजह से पूरा का पूरा आसमान जो है वो हमको नीला नज़र आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई द स्काई इज़ ब्लू। मैं नेक्स्ट वही लिखवा रहा हूँ आपको, लिखिएगा वाई द स्काई इज़ ब्लू। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, ओमना गौरी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Why the sky is blue? Heading value यही क्वेश्चन है। देखेंगे when sunlight passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, ब्रैकेट में लिखिए just after sunrise. When sunlight passes through the atmosphere, ब्रैकेट में लिखिए just after sunrise. Most of the longer wavelength lights most of the longer wavelength lights ब्रैकेट में लिखें such as red, orange, yellow, etc. such as red, orange, yellow, etc. present in it do not get scattered much. Present in it do not get scattered much by the air molecules and hence pass straight through. Hence pass straight through. ठीक है। तो when the sunlight passes through the atmosphere, जब सनलाइट पूरे एटमॉस्फेयर में से पास करती है तो जितनी भी लॉन्गर वेवलेंथ लाइट्स हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, इसको जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ना वो पकड़ नहीं पाते क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। हेंस दे पास स्ट्रेट थ्रू, वो सीधी निकल जाती है, अर्थ पर टकराती है, अर्थ उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो लोअर वेवलेंथ है, यानी कि लो स्पीड वाली ब्लू फैमिली वाले।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट इज shorter wavelength blue light is however scattered all around the sky. However scattered all around the sky by air molecules in the atmosphere, and hence sky looks ब्लू. इसी वजह से जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है. कभी कभी जो स्काई है वो पिंक होता है. तो यही रीज़न है कि जब हमारा जो ब्लू कलर है ना, वो ब्लू कलर जब तक आया ही नहीं है, जब तक ब्लू कलर पहुंच ही नहीं पा रहा है हम तक. क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि ढंग से अभी सन पूरी तरह से सनराइज प्रॉपर्ली हो नहीं पाया है, या फिर जब कभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं तो जब कभी कभी सनसेट के दौरान होता है. ना तो सनसेट के दौरान होगा, क्योंकि सनसेट के दौरान क्या होगा कि जैसे जैसे वो ब्लू लाइट है ना, वो ब्लू लाइट जो है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, क्योंकि लाइट जो है जैसे जैसे आई थी सनसेट के दौरान वैसे वैसे वापस भी जाएगी. तो इस वजह से वो जो ब्लू वाली लाइट जो फैली थी चारों तरफ वो धीरे धीरे जा रही है, वो अब रेड दिखाई दे. इसीलिए सनराइज और सनसेट के दौरान ऑरेंज कलर का या रेड कलर का हल्का हल्का आपको सारा का सारा आसपास का भी एटमॉस्फेयर नज़र आता है, ऐसा लगता है. और वो वाला जो टॉपिक है ना, वो अब सिलेबस में है, वो कट गया है. वो वाला व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट. ठीक है, तो खैर इसके बाद दो चीज़ें और लिखेंगे. If the earth had no atmosphere consisting of air, तो ग्रीन कलर जो है ना वो ना तो शॉर्टर वेवलेंथ में आता है ना ही लॉन्गर वेवलेंथ में आता है, तो इस वजह से वो भी जो है ना गायब ही हो जाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल वो बीच वाली पोजीशन पर आ गया कि ना तो शॉर्टर में है और ना ही लार्जर वेवलेंथ में है. तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किन की होगी? जो सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं. तो इसलिए कम वेवलेंथ वाली लाइट में हमारे तीन जो है ब्लू फैमिली के आ गए, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, कि यही फैल जाते हैं, बाकी ग्रीन तक पहुँच ही नहीं पाते. ठीक है, तो इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, the earth had no atmosphere consisting of air, there would have been no scattering of sunlight at all. If the earth had no atmosphere consisting of air molecules, there would have been no scattering of there would have been no scattering of sunlight at all. Full stop. In that case, the sky would have looked dark and black to us.
black to us. Full stop. Therefore, outer space outer space कौन सा मतलब अर्थ के बाहर जब हम जितना ज़्यादा बाहर जाते चले जाते हैं therefore outer space looks dark and black instead of blue. Instead of blue. ठीक है, ये जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता ही नहीं. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो पूरा का पूरा हमको डार्क और ब्लैक ही दिखाएगा. ठीक है, कभी आपने कोई वीडियो भी अगर देखा हो यूट्यूब पर तो आउटर स्पेस का अगर कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो आउटर स्पेस के वीडियो को बिल्कुल डार्क ही दिखाते हैं. कहीं पर ये नहीं दिखाते कि वहाँ पर मतलब रोशनी हो रखी है, बिल्कुल लाइट ही लाइट है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ना तो लाइट दिखाई देती है तो ब्लू कलर या रेड कलर का तो मतलब ही क्या है. ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके बाद मैं साइंस की नेक्स्ट क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करूँगा. So control and coordination strategy. देख लो मेटल एंड नॉन मेटल क्या है. मैं तो सोच रहा था पहले वो करा देते. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है वो करा देते. बता देना मेरे को नेक्स्ट क्लास में ना, बता वही करवा दूँगा. कराना अरे वो तुम बताओगे, मैं तुमको वीडियो नहीं भेजी, मैं भेज दूँगा. बड़ा आसान है, प्रॉपर्टी से बता देना.